हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, एस्थमा पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे एस्थमा क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आज हम एस्थमा के जो बाकी पार्ट है यानी पार्ट 2 वो डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, बेसिकली इसका एस्थमा का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, आपको डॉक्टर के पास कब विजिट करना चाहिए, जो एस्थमा अटैक हो जाता है उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और कुछ घरेलू नुस्खे अगर हम यूज़ करें तो वो उसमें एस्थमा के पेशेंट में तो किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा कि एनेस्थीसिया और जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको बाई चांस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो ये कुछ हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा पे, कि जो एस्थमा बीमारी है उसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, उसको आप डायग्नोसिस एक नाम कैसे किस तरीके से दिया जाएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जब भी खासकर बच्चों में जब दिक्कत होती है, रूटीन में खांसी होती है या ज़ुकाम होता है या थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम उतना ज़्यादा इमीडिएटली डॉक्टर के पास कई बार नहीं भी जाते और डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं तो वो भी उसको स्ट्रेट अवे एस्थमा भी नहीं लेते हैं। जब तक रेकरेंट अटैक्स नहीं आते, रेकरेंट बार बार उसको इस तरह की दिक्कत नहीं होती, जैसे कॉन्टिन्यूसली महीने में 2-4 बार ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, फिर से ऐसी शुरू हो गई है, खासकर शाम को और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपको बच्चे को या जो अडल्ट पेशेंट है उसको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और ये सब बार बार होने के पर ही हम जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको फिर जब असेसमेंट करते हैं कि ये इस तरह के सिम्टम्स बार बार आते हैं, तब वो जो एस्थमा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है, कि पेशेंट जो अपनी हिस्ट्री देता है, अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स जो हिस्ट्री देते हैं या जो अडल्ट है तो वो किस तरीके की हिस्ट्री दे रहा है, उसको कब से ये दिक्कत शुरू हो गई है और उसको किस तरीके की ये प्रॉब्लम होती है, किस टाइम पे ज़्यादा होती है, और इस तरह की जो हिस्ट्री लेते हैं उससे पता चलता है। इसके बाद कुछ जो डॉक्टर हैं वो कुछ टेस्ट करवा के देखते हैं, जैसे एक्सरे किया जाता है, कुछ ब्लड और जो बलगम होते हैं उनके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और जो बलगम अगर इनको बनती है, कई बार जैसे कहते हैं कि रेशा बन रहा है, तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। और इसमें बाकी जो बीमारियां हैं वो भी हमें रूल आउट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल टीबी के पेशेंट्स को भी खांसी होती है, तो उनको भी हमने देखना होता है कि भी इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो वो भी हम स्पूटम टेस्ट या बलगम जांच जिसे बोलते हैं वो करते हैं। उसके बाद आता है कुछ एलर्जी टेस्टिंग का, जैसे क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एस्थमा का मेन कारण है वो एलर्जी है, तो फिर उसमें ये चेक किया जाता है कि एलर्जी जो है, एलर्जी प्रिक टेस्ट होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, वो बॉडी के जैसे आर्म के ऊपर छोटे से पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है और उसको सर्कल कर दिया जाता है। तो वहाँ पे उसके बाद जब वो इंजेक्ट करने के बाद, निडल से इंजेक्ट करने के बाद चेक किया जाता है कि वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। यदि जो एलर्जिक खासकर जैसे डस्ट है या पोलन्स हैं, उनके एलर्जन से अगर वहाँ पे कुछ उस एरिया में रेडनेस होती है या वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो बॉडी है, इस पेशेंट की बॉडी है, इस पर्टिकुलर एलर्जन से उसको दिक्कत होती है, तो उससे भी इसका डायग्नोसिस बन जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉफ की जो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कॉफ होती है यानी खांसी होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको भी हमने रूल आउट करना होता है। अगर वो सब रूल आउट हो जाती हैं कि उनमें से ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, ब्रोंकाइटिस भी नहीं है, तब हम एक एस्थमा के डायग्नोसिस के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि कई बार जो डॉक्टर हैं वो एस्थमा की जो मेडिकेशन है, जो रूटीनली एस्थमा का ट्रीटमेंट चलता है, वो प्रोफिलैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफिलैक्टिकली का मतलब होता है कि आपको पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है एस्थमा से रिलेटेड, जबकि अभी आपका डायग्नोसिस बना नहीं है। तो इसमें डॉक्टर जो है वो ये ट्राई करते हैं कि अगर आपको एस्थमा के ट्रीटमेंट से रिलीफ मिल जाता है, सपोज कीजिए, तो उसे 99% या 90% तक आपका जो एस्थमा डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपको उसी की जो ट्रीटमेंट से, उसी की दवाई से
एस्थमा रिलेटेड दवाई से आपको रिलीफ मिल गया है, तो इसका मतलब जो आपको डायग्नोसिस है वो एस्थमा है। इसमें वो इसलिए किया जाता है कि कई बार पेशेंट को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उनका एक्चुअल में डायग्नोसिस बन नहीं हो रहा था। जैसे एलर्जिक स्किन टेस्ट होता है, वो प्रिक टेस्ट, उसमें भी कुछ खास रिजल्ट सही तरीके से नहीं आ रहे होते, एक्सरे में भी सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे होते, लेकिन पेशेंट को दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोफिलैक्टिकली स्टार्ट कर दी जाती हैं कुछ एस्थमा रिलेटेड मेडिसिन। अगर पेशेंट को आराम आ जाता है तो उसको फिर प्रोविजनली डायग्नोज कर दिया जाता है कि आपको एस्थमा है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिनको लंग फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। जैसे इनका नाम से ही पता चलता है, जो लंग्स का फंक्शन बेसिकली हमने इनमें असेस करना है कि लंग्स का जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक मशीन होती है, एक मॉनिटर लगा होता है जिसपे सारा ग्राफ आते हैं, और जो पेशेंट है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हवा जो है वो पहले बाहर इन्हें अंदर लेके जाता है और फिर बाहर एक्सहेल करता है, जैसे नॉर्मल में हम सांस लेते हैं उस तरीके से। तो ये जो मशीन है ये उसको असेस करती है कि जो अंदर का पैटर्न है सांस अंदर लेके जाने का और बाहर छोड़ने का, वो पैटर्न किस तरीके का है। इसमें दो पैटर्न होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है, एक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है। तो उसके हिसाब से फिर एनालाइज किया जाता है कि इसको एस्थमा की दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम एस्थमा की क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखिए क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, हमने पहले भी आपको डिस्कस की थी। जो सिम्टम्स के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि जब डायग्नोसिस आपका बन गया है तो आपका फिर क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस ग्रेड में आते हैं, एस्थमा के किस ग्रेड में आते हैं, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है। तो जैसे कि आप ये टेबुलर कॉलम देख रहे हैं, इसमें जो नंबर 1 है, इसमें 4 बेसिकली क्लासेस होती हैं, माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट। ये बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिम्टम्स के हिसाब से है, क्योंकि जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं वो इसको ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे, लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जो बाकी हैं, जिनको ये पेशेंट्स हैं खासकर, उनको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि माइल्ड इंटरमिटेंट में है कि सिम्टम आपके थोड़े हैं और कभी कभार ही आते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कभार आना, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि भी अप टू 2 days अ वीक। और जैसे माइल्ड परसिस्टेंट है कि इसमें सिम्टम तो थोड़े हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए परसिस्टेंटली रहते हैं, नाइट में भी आ जाते हैं और महीने में पूरा आते रहते हैं। मॉडरेट परसिस्टेंट है कि सिम्टम जो हैं वो ऑलमोस्ट डेली ही आते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर ग्रेड के आते हैं। और सीवियर परसिस्टेंट में है कि सिम्टम बहुत ज़्यादा दिक्कत आते हैं, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन रहते हैं और खासकर नाइट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली ये हमारी 4 जो क्लासेस होती हैं, इनके हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स के हिसाब से, पेशेंट जो सिम्टम्स बताता है उस हिसाब से इनको पेशेंट को क्लासीफाई कर दिया जाता है कि आप किस स्टेज में हैं। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट अगर अभी स्टेज 1 में है तो वो स्टेज 1 में ही रहेगा, या पेशेंट अगर स्टेज 3 में है तो वो स्टेज 4 में ही जाएगा। जैसा कि उसको रिलीफ मिलता है, उसको ट्रीटमेंट मिलता है, ये स्टेजेस ठीक भी हो सकती हैं और वर्सन भी हो सकती हैं। यदि पेशेंट टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेता है और इनिशियली स्टेज 1 में था तो वो धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब होएगी और वो हायर स्टेज पे जाता रहेगा, स्टेज 2, स्टेज 3। और अगर हमने इनिशियली ही ट्रीटमेंट उसको ले लिया तो वो या तो उसी स्टेज पे रुक जाएगा या उससे नीचे वाली स्टेज पे भी आ जाएगा। तो इसलिए इसका टाइमली जो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे देख लेते हैं कि जो एस्थमा का है ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से लिया जाता है या शुरू किया जाता है। जो एस्थमा का ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है कि कुछ जो मेडिकेशंस हैं वो आपको एवरीडे मतलब रोज़ लेनी होगी, रोज़ की तरह, जैसे रूटीन की तरह बाकी मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की या शुगर की, उसी तरीके से आपको एस्थमा की मेडिसिन भी रोज़ लेनी होगी। कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो आपको बिफोर कोई ट्रिगर एपिसोड से आपको लेनी होती है। जैसे कई बार आपको लगता है कि जैसे कोई आपको स्टेयर चढ़नी है या कहीं डस्ट वाली जगह पे आपको जाना है, या कहीं आपको लगता है कि मेरे को पार्क में जाना है, तो आपको लगता है कि वहाँ मेरा ऐसा कोई सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो सकती है, उसमें मेरे को दिक्कत आ सकती है। बेसिकली आपको कोई ट्रिगर हो सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ ट्रिगर्स होते हैं। तो उससे पहले, ताकि वो बिफोर ट्रिगर मतलब वो ट्रिगर ना हो, उससे पहले हम कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वो होते हैं बिफोर ट्रिगर्स। और दूसरा है कि अगर जो फ्लेयर अप हो जाते हैं या कि मतलब दिक्कत आ गई है या प्रॉब्लम हो गई है, एक काइंड ऑफ एस्थमा का अटैक आ गया है, या छोटे लेवल का या बड़े लेवल का, तो उसको फिर किस तरीके से मैनेज करना है, उसकी अलग से मेडिसिन होती है। तो बेसिकली ये 3 तरीके के हमारा जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट होता है इसमें।
जो ड्रग थेरेपी है अस्थमा के लिए वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें 3 क्लासेस हैं, रिलीवर्स, कंट्रोलर्स और प्रिवेंटेबल्स। तो इसमें क्या होता है, रिलीवर्स जैसे कि रिलीफ मिलना, मतलब इमीडिएटली आपको कोई दिक्कत हो गई है, और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, मतलब जैसे कोई आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई, जैसे कई बार आपने पिक्चर्स में, मूवीज में भी देखा होगा, एकदम पेशेंट को या जो हीरो होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो वो एकदम पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, या कोई मेडिसिन लेते हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं। ये होते हैं रिलीवर्स, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और इमीडिएटली इनका एक्शन आता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है, इसलिए इनको रिलीवर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं कंट्रोलर्स, मतलब ये जो है इनको कंट्रोल करते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि जो रोज लेनी होती हैं, एवरीडे लेनी होती हैं। तो ये पेशेंट को बेसिकली एक मेंटेन करके रखती हैं, इनका लेवल मेंटेन रहता है और ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं ताकि पेशेंट को रूटीन में कोई काम करते हुए या रूटीन में जो है वो दिक्कत ना आए। यूजली जो हायर ग्रेड के पेशेंट्स होते हैं उनको इन दोनों मेडिसिन का कम्बिनेशन चलाए जाते हैं, जो रिलीवर्स और कंट्रोलर का दोनों का कम्बिनेशन चलाया जाता है। जो रिलीवर्स होते हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि जो मोस्टली वो इनहेलर्स या पंप होते हैं या कुछ मेडिसिन होती हैं, और जो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें कुछ मेडिसिन होती हैं। इसी तरीके से जो प्रिवेंटेबल्स होते हैं उनमें आपको डिफरेंट मेडिकेशंस शुरू की जाती हैं, और ताकि आपको इनहेलर्स भी उसमें होते हैं, या उनमें स्टीरॉयड के मेडिसिन देते हैं, स्टीरॉयड्स दे देते हैं, या इंजेक्टेबल भी दे देते हैं इनिशियली, उसके बाद आपकी मेडिसिन भी शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली ये 3 जो एस्पेक्ट होते हैं रिलीवर्स। इसी तरीके से जो प्रिवेंटेबल्स होते हैं उनमें आपको डिफरेंट मेडिकेशंस शुरू की जाती हैं, और ताकि आपको इनहेलर्स भी उसमें होते हैं, या उनमें स्टीरॉयड के मेडिसिन देते हैं, स्टीरॉयड्स दे देते हैं, या इंजेक्टेबल भी दे देते हैं इनिशियली, उसके बाद आपकी मेडिसिन भी शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली ये 3 जो एस्पेक्ट होते हैं रिलीवर्स, कंट्रोलर्स और प्रिवेंटेबल्स, ये मेडिसिन जो हैं इस तरीके की इसमें ड्रग थेरेपी अस्थमा में शुरू की जाती है। ये जो डॉक्टर हैं, जो भी आप फिजिशियन के पास जाएंगे, वो अपने हिसाब से, आपके सिम्टम के हिसाब से आपकी जो मेडिसिन है उसको कम ज़्यादा कर देते हैं। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा में रखना होता है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर वो एक लेवल पे आ जाते हैं कि आपको ये बता दिया जाता है कि आपने इस तरीके से ये मेडिसिन लेनी है, या ये जो इनहेलर है आपने 2 टाइम लेना है या 1 टाइम लेना है, किस टाइम लेना है, किस तरीके से, या इतने दिनों के लिए आपको इसको 2 टाइम लेना पड़ेगा। तो वो सारा टाइट्रेट करके बेसिकली आपको बता दिया जाता है। अच्छी बात ये होती है कि आप अपना ट्रीटमेंट जो भी है, अगर आपको ये दिक्कत लग रही है तो वो आपको थोड़ा सा आप जल्दी से अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, ताकि वो फिर उसके बाद आप जो इनिशियल में थोड़ा सा हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, वो धीरे धीरे काम डाउन होके एक नॉर्मलाइज जो एक मेडिसिन है, जो रूटीन की एक मेडिसिन है जो रोज़ लेनी होती है, उस टाइप से आ जाए, और उसमें आपको फिर ये जो इमरजेंसी टाइप जो मेडिसिन लेनी पड़ती है उसकी ज़रूरत ना पड़े। और डेफिनेटली आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, ताकि आपकी मेडिसिन जो है वो कम ज़्यादा की जा सके, उनकी डोज ऑल्टर की जा सके। और इसमें कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है वो दवाई कितनी फ्रीक्वेंटली ले रहा है, सही तरीके से ले रहा है या नहीं ले रहा है। जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, जब हम ऑपरेशन में जाते हैं ऑपरेशन के लिए, तो जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ पेशेंट से कि आपको क्या क्या दिक्कत है, तो पेशेंट बताता है कि हमें अस्थमा की दिक्कत है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अस्थमा की टेबलेट लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं कुछ, तो ये कहते हैं जी हम कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। मतलब इर्रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। जो इर्रेगुलर ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए। तो इसलिए आपको, अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो इससे आपने घबराना नहीं है, एक तो कि भी मुझे अस्थमा हो गया या ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जो चीज़ हो गई है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि इसका 100% क्योर तो है नहीं, लेकिन हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो आपकी बाकी लाइफ है वो बड़ी स्मूथली चल सके। लेकिन वो तभी चल पाएगी अगर आपका कंप्लायंस अच्छा होगा और आप अपनी जो ट्रीटमेंट आपका शुरू किया गया है, जो भी आपकी मेडिसिन शुरू की गई है, वो आप अच्छे तरीके से टाइमली लें और बार बार रेगुलर फॉलोअप पे रहें अपने डॉक्टर के साथ, और उसके बाद ही आपका ये बिल्कुल स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन टू सी ए डॉक्टर, मतलब आपने कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। खासकर जो एस्थमा पेशेंट है, अगर उसको जैसे रूटीन में वो अपनी मेडिसिन ले रहा है, रूटीन में जो इनहेलर दिया है वो ले रहा है, या जो उसकी मेडिकेशन शुरू की हुई है वो ले रहा है, लेकिन उसको कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे दिन से सुबह से थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई और उसको फिर थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है,
उसने दोबारा इन्हेलर लिया, जैसे डॉक्टर साहब ने आप बताया था, प्रेस्क्राइब किया था कि अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप इन्हेलर दोबारा ले लेना। लेकिन आपको उस चीज़ में ये नहीं है कि आप घर में ही बैठे रहें और सारा कुछ आप खुद ही करते रहें, इन्हेलर भी बार-बार ले रहे हैं और मेडिसिन्स भी 2-2 बार 3-3 बार ले ली हैं। अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है और आपको जो भी है साँस लेने में दिक्कत आ रही है और आपको डिज़ीनेस हो रही है, आपको घबराहट हो रही है और मेडिसिन से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इवन थोड़ा-सा भी आप चल भी रहे हैं, मिनिमल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा चलने पर भी आपको साँस चढ़ रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपको वेट नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बेसिकली अस्थमा अटैक कह लो, या इसको एक दूसरी जो मेडिकल टर्म है स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, ये होता है इसमें। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये कई बार फेटल भी हो सकता है, यानी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ऐसा कंडीशन होने पे ये आपको खुद असेस करना है कि मेरी जो कंडीशन है वो अब ठीक नहीं लग रही है। कल या जब मैं पहले ये इन्हेलर लिया करता था तो मैं बेटर हो जाता था, बट आज मैं बेटर नहीं हो रहा हूँ और मेरी जो सांस लेने की दिक्कत है वो विद टाइम धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आपको अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इमीडिएटली बताना है कि मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। क्योंकि अगर एक बार आप स्टेटस एस्थमेटिकस में प्रेसिपिटेट हो गए, उसमें आ गए और आपको बिल्कुल चोकिंग हो गई, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और उसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो इसलिए आप ये सिम्टम्स को आप एनालाइज कीजिए, अपनी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या जो आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है उस चीज़ को एनालाइज कीजिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, ताकि वहाँ पे जब आप पहुँचे तो वो उसका उस तरीके से स्टेटस एस्थमेटिकस की तरह से उसका इलाज कर सकें, इमीडिएटली उसकी इंटरवेंशन हो जाए और आपको रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट आते हैं कुछ लाइफस्टाइल और होम केयर जो रेमेडीज़ होती हैं, मतलब जो घरेलू नुस्खे और जो रहन सहन के तरीके, वो किस तरीके से हम अगर मेंटेन करें तो हमें जो अस्थमा के जो अटैक हैं या जो अस्थमा के सिम्टम हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली आपको जो अस्थमा की मेडिकेशन है वो आपको लेनी पड़ेगी जैसे आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, लेकिन और आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं ताकि आपकी जो डोजेज है वो कम हो जाए और आपको थोड़ा और बेटर फील हो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा होम केयर जो है वो अपना रेमेडीज हैं या जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिगर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, जो मेडिकेशन चल रही है, लेकिन जो लोग ट्रिगर्स को अगर नहीं उनको अवॉइड करते तो उससे वो इमीडिएटली प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अवॉइड ट्रिगर्स करना है। जो ट्रिगर मतलब जो एकदम प्रोवोकेट करते हैं फैक्टर्स, उनसे दूर रहना। वो किस तरीके से रहेंगे, जैसे कईयों को होता है कि जो एयर है वो ठीक नहीं है, डस्ट वाली एयर है, तो आप जो घर में अगर आपको लगता है तो एयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। खासकर गर्मियों में लोग आजकल सभी करते ही हैं क्योंकि वैसे भी गर्मी होती है, लेकिन आप एयर कंडीशन को बहुत ज़्यादा भी ठंडा ना करें और बहुत ज़्यादा भी उसको गर्म वाली साइड पे ना रखें। मतलब एक ऑप्टिमल सा जो टेम्परेचर होता है, यानी 24-25 डिग्री या 26 डिग्री सी, अपने अकॉर्डिंगली, जिससे आप कंफर्ट में रहें। आप बहुत ज़्यादा भी ठंडक ना करें उसको, ये भी नहीं उसका फ़ायदा कि आपने बहुत ज़्यादा 16-17 डिग्री पे टेम्परेचर कर दिया एसी का और उसके बाद आप अपना कंबल ओढ़ रहे हैं या चद्दर ओढ़ रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखें, यानी 25-26 जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ताकि जो आपको एक फीलिंग ऑफ जो सांस लेने में आपको ठीक फील हो। ऑप्टिमल जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ द एयर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होता है जो अपना जो आपके जो घर में जो भी आपके बेडरूम है या जो भी उसमें जो गद्दे हैं उनको आप अच्छे से डस्ट से आप उनको साफ़ करते रहें, उनको क्लीन करते रहें। नेचुरली आप खुद मत क्लीन कीजिए, क्योंकि जब भी उसको अगर आप झाड़ेंगे तो वो जो डस्ट है वो आपके ऊपर ही आएगी, तो आपको फिर से दिक्कत करेगी। आप अपने जो भी कोई फैमिली मेम्बर है उनको बोलें, और आप जब उनको झाड़ रहे हो या उनको क्लीन कर रहे हो तो आप प्लीज़ उस रूम से बाहर चले जाएँ, ताकि वो डस्ट जो है वो आपको परेशान ना करे। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है। नेक्स्ट होता है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। कईयों को होता है कि जैसे ड्राइनेस ऑफ एयर है, खासकर गर्मियों में जो एयर होती है, लू चल रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई एयर हो जाती है, तो उससे भी जो ये अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत आती है। तो उसमें ऐसे केस में एक तो अगर आप एयर कंडीशन चलाएंगे उससे भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। उसके अलावा आप एक ह्यूमिडिफायर होते हैं, या जैसे कोई भाप आप दूसरे रूम से आप भाप जो गर्म पानी करके उसमें वो कर सकते हैं, जिसमें बॉइल्ड वाटर और उसमें से फ्यूम्स निकलेंगी, तो वो भी एक ह्यूमिडिटी बेसिकली मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट है जिन घरों में पेट्स रखे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पेट्स होते हैं उनसे क्या है, उनके स्किन जो है वो कई बार उतर के गिरती है,
कई अस्थमा वाले पेशेंट्स को, जरूरी नहीं हर एक को, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स को उन जो स्किन उतरती है या उनके बाल होते हैं उनसे भी दिक्कत होती है, उनसे भी एकदम ट्रिगर फैक्टर बन जाता है, उनसे भी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो वो भी आपको अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है कि अपना जो आपने हाउस है वो पूरा का पूरा रेगुलरली क्लीन करवाना है, उसमें कहीं भी आपको गंदगी नहीं होनी चाहिए। खासकर जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। बाकी सब भी नेचुरली अपना घर क्लीन करते ही हैं, लेकिन जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, ज़रा सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोशिश करें जो भी अपने जब भी आप कहीं बाहर जाएं या इवन घर पे भी चलो अगर पॉसिबल है तो मास्क लगाएं। वैसे भी आजकल जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है तो मास्क तो मस्ट हो गया है। जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं खासकर जब भी वो बाहर जाएं तो अपना फेस और जो नोज़ है और माउथ है वो कवर करके रखें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी साइड जो रेमेडी में आता है इसमें स्टे हेल्दी। देखिए आपको ये सारे फैक्टर्स से डेफिनेटली बचना ही बचना है, लेकिन आपको अपने आप को हेल्दी भी रखना है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। देखिए अब एक्सरसाइज भी अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो ये आपको खुद एनालाइज करना है कि कितनी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ रूटीनली। ये नहीं कि आपको अस्थमा की दिक्कत है और आप 5-6 किलोमीटर की वॉक पे चले गए और उसके बाद या सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए उसके बाद आपको दिक्कत होगी, ऐसा नहीं। आप रूटीन में जो नॉर्मल एक वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं या अप डाउन हो सकते हैं, जितना भी आपको पॉसिबल है ताकि आपको सांस में दिक्कत ना आए, उतनी का आपको एक्सरसाइज करना है। कहने का ये मतलब है कि आपको सांस की प्रॉब्लम है या अस्थमा है तो आपने अपने आप को सीडेंट्री नहीं करना। सीडेंट्री का मतलब होता है कि आपने अपने आप को कुर्सी पे नहीं बिठा लेना कि भाई मैं तो बस, मेरे को तो सांस की दिक्कत है या मेरे को तो अस्थमा है, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो कुर्सी पे बैठूंगा। वो उल्टा उसको और प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा आपने अपनी मूवमेंट जारी रखनी है, अपने आप को वॉकिंग करते रहना है, एम्बुलेटरी रखना है, ये आपको ज़रूरी रखना है। दूसरी चीज़ है अपने आप को वेट को बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पहले बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते थे, लेकिन अब क्योंकि अस्थमा डायग्नोज हो गया या सांस की दिक्कत डायग्नोज हो गई तो अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर पाते नेचुरल है। तो वो ऐसे केस में वेट गेन उनको होने लग जाता है, और वेट गेन जब होता है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, उससे और ज़्यादा पेशेंट को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते या हम वॉक ही नहीं कर सकते तो हम अपना वेट गेन कैसे रोकें। तो उसमें यह है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वाले जो फूड हैं उनको आप कम कर दें, और जो प्रोटीनिशियस हैं, जो दाल्स वगैरह होती हैं वो आप ज़्यादा लें एज़ कम्पेयर टू जो फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लें। तो आपको डाइटरी कंट्रोल पे ध्यान देना है, और ये शुरू में ही देना है, क्योंकि एक बार अगर ओवरवेट हो गए, एक बार आपका वेट गेन हो गया, फिर आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर नहीं पाओगे तो उसको आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं जी, हम अगर जो आयुर्वेदिक इलाज करवा लें या दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो हम ले लें, हम ये एलोपैथिक मेडिसिन ना लें तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। और कई लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि हम 100% आपका क्योर कर देंगे अस्थमा, या आप ये मेडिसिन लें, आप 10 दिन लें, 15 दिन लें, महीना लें और आपका बिल्कुल अस्थमा ठीक हो जाएगा। देखिए अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरू में बताया था कि हम जो बात कर रहे हैं वो सारा साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे बात कर रहे हैं, जो हमारी मेडिकल नॉलेज है उस पे बेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आप अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से कुछ आपको रिलीफ मिलता है किसी भी मेडिसिन से, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, तो वो आप डेफिनेटली लें, उसको कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी होगी कि अगर सीवियर अस्थमा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे अस्थमा का अटैक आता है या जो आप हायर ग्रेड पे हैं अस्थमा के, तब आपको डेफिनेटली उसमें आराम मुश्किल है आना, उसमें आराम नहीं आएगा। जो अगर आप दूसरी मेडिसिन लेंगे उसमें आपको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको जो इनहेलर्स होती हैं, जो दूसरी मेडिकेशन रिलीवर्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये बात। ऐसा नहीं कि आप सोलली एंड सोलली जो देसी इलाज है जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तो सडनली आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करें। जो देसी इलाज होते हैं उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, और आपको कुछ हर्बल या नेचुरल जो है मेडिसिन वो दी जाती हैं। तो आप वो कर सकते हैं, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। जिनको उससे रिलीफ मिलता है वो बड़ी अच्छी बात है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उससे भी रिलीफ नहीं मिलता है।
नेक्स्ट आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, एस्थमा एंड एनेस्थीसिया। देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनके ऑपरेशन होने होते हैं, किसी भी तरीके का ऑपरेशन, इवन चाहे सिजेरियन होना हो या गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है, अपेंडिक्स होना हो, ऑर्थोपेडिक्स का कोई ऑपरेशन होना हो, कोई भी ऑपरेशन होना हो, बहुत सारे पेशेंट्स को ये दिक्कत होती है कि उनको एस्थमा की प्रॉब्लम है या उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग ही बता पाते हैं कि उनको एस्थमा की दिक्कत है। मोस्टली लोग ये कहते हैं जी हमें सीजनल एलर्जी है। सीजनल एलर्जी का मतलब है कि उनको जब मौसम बदलता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपने जो आपको जब ऑपरेशन के लिए आप जाओगे, एनेस्थीसिया आपको, एनेस्थेटिस्ट आपको ओटी में मिलेंगे, आपने वहाँ पे अपनी सारी जो डिटेल है वो उनको बतानी है कि आपको किस तरीके की सांस में दिक्कत आती है, एकदम से सांस बंद हो जाता है या थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और किस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है। क्या आपको पंप लेना पड़ता है, क्या आपको इनहेलर लेना पड़ता है, आप रूटीन में लेते हैं या नहीं लेते, वो सारी आपको डिटेल्स जो हैं आपके जो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट मौजूद होंगे उनको आपने वो डिटेल देनी है, और ताकि उस हिसाब से उसकी तैयारी की जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, खासकर जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, उनको जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मेनली जनरल एनेस्थीसिया में जब दिया जाता है, तो उसमें एनेस्थीसिया से आउट होने के बाद कई बार उनमें दिक्कत हो जाती है, उनमें सांस लेने में दिक्कत आती है बाद में, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाता है मेडिसिन से। लेकिन कई बार जो पेशेंट्स होते हैं, जो खासकर हायर ग्रेड के सीवियर एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर वेंटिलेटर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया वाले होते हैं, उनमें जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, उसमें यूजुअली ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी आ जाती है। लेकिन ये अगर आप ये सारी चीज़ें पेशेंट जो हैं वो एनेस्थेटिस्ट को बताएंगे, तो वो ज़्यादा इजी तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपको एस्थमा की दिक्कत है, एनेस्थेटिस्ट को नहीं बताया, सर्जन को भी नहीं बताया, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो पाते कई बार, और सडनली ऐसी कोई सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो आप तो बेहोश होएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कि जी मैं बताना भूल गया आपको कि मेरे को एस्थमा की दिक्कत है। तो एनेस्थेटिस्ट और सर्जन जो ओटी में वो सोचते रहेंगे इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सांस क्यों नहीं सही से ले पा रहा, वो उसको असेस नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। इसलिए जब आपका पीएसी होता है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, जब भी एनेस्थेटिस्ट आपका पीएसी करते हैं या जब आप ओटी में जाते हो, तब आपको डेफिनेटली बताना है कि आपको किस तरीके की ये एस्थमा की जो है वो दिक्कत है या नहीं है, आप किस तरीके की मेडिकेशन लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्थमा एंड एनेस्थीसिया का। देखिए लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोपिंग। आपको इस जो बीमारी है इसको आपको कोप अप करना है, बेसिकली इसके साथ चलना है और आपको सपोर्ट लेनी है। देखिए इसमें ये है कि आपको एक तो इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें एस्थमा हो गया, अब हम कैसे जिएंगे, हम तो शायद जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इस बीमारी के साथ ही चलना है और अपनी मेडिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस करें। और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये अगर आप इसकी मेडिसिन ठीक से लेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी और आप ज़्यादा कोई ट्रिगर्स भी ना अपने आप को करें। तो आपने जो खासकर इस तरीके के और भी लोग हैं उनसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है कि वो जैसे कई बार ऐसे उन्होंने मेडिकेशन मिस की या ऐसी जगह पे चले गए तो उनको किस तरीके की दिक्कत आई, उनको आपको फिर उस चीज़ से सीखने को मिलेगा कि हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो आपको बेसिकली इसमें कई बार मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया, कई लोग पेशेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें एस्थमा हो गया, अब हम काम भी नहीं कर पाएंगे, हमें तो छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम से। ऐसा नहीं है, आपको आप डिप्रेशन में ना जाएं और अपनी मेडिकेशन आप कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स हों या क्वेरीज हों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।